नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर स्कूल मैनेजमेंट। जैसा कि मित्रों आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में वो केवल दो पोर्शन में हुआ है। पहला है फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री और दूसरा है फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर स्कूल मैनेजमेंट। हिस्ट्री में क्या क्या बदलाव हुए हैं वो लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं। जो भी नए टॉपिक जुड़े हैं उनको हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम रोज़ कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारा जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट का जो पोर्शन है उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ था और जो वीडियो या जो सिलेबस में जो टॉपिक थे जो हटा दिए गए थे उनको भी मैंने चैनल से प्राइवेट कर दिया था, क्योंकि 2-3 महीने पहले ही हमने जो पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस पूरा कर लिया था और उसके बाद में संशोधित सिलेबस आता है और हमारे बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो हट जाते हैं। तो उसी क्रम में मैंने नए जो टॉपिक हैं उनको शुरुआत किया था 1-1.5 महीने पहले, लेकिन मैटर के ना जुट पाने के कारण और अति व्यस्तता होने के कारण केवल हम एक ही टॉपिक वहाँ पर कर पाए थे और वो टॉपिक था राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। उसके बाद में हमने जो नए जो टॉपिक जुड़े हैं वो बिल्कुल नहीं किए थे हमारे इस चैनल पर, और उसी क्रम में आज हम जो दूसरा टॉपिक है नया जो जुड़ा है हमारे सिलेबस में, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, उस पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जैसा आपने पिछले वीडियो भी देखे होंगे स्कूल मैनेजमेंट के, तो मोस्ट ऑफ जो वीडियो हैं, मोस्ट ऑफ जो मैटर है वो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हैं, ताकि हमारा जो प्रश्न है, हमारे जो डाउट हैं, क्योंकि कई बार देखा होगा कि बहुत सारी जो गाइडें आती हैं, पुस्तकें आती हैं, किसी में कुछ लिखा हुआ होता है और किसी में कुछ दिया हुआ होता है। तो मैंने प्रयास किया है कि अधिकांश जो मैटर है वो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से उपलब्ध करवाऊँ। तो उसी क्रम में मैंने जो पहला चैप्टर लिया था राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, उसका भी जो कंप्लीट जो मैटर है वो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से उठा करके आपको बताया था। और उसी क्रम में आज का जो दूसरा हमारा नया टॉपिक है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं SIQE, उसका जो मैटर है वो भी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से पूरा का पूरा लिया है। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको SIQ के बारे में जो जितनी भी जो नॉलेज है वो आपको आज ही प्राप्त हो जाएगी, और इसके बारे में जितने भी डाउट हैं, कौन इसका संचालन करता है, कौन इसकी निगरानी रखता है, किन बच्चों के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया था, किस संस्था के लिए क्या क्या निर्देश हैं, शिक्षकों के लिए क्या निर्देश हैं, प्रधानाचार्य के लिए क्या निर्देश हैं, कब इसका आयोजन होता है, सारी जो चीज़ें हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ली हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद में सारी चीज़ें आपको आज समझ में आ जाने वाली हैं। इसके बाद में इसी टॉपिक पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें जो जैसे हस्तलिखित नोट्स हैं उसकी आपको मैं PDF भी उपलब्ध करवा सकूं और शॉर्ट में आप उनको याद भी रख सकें। पहले यदि मैं शॉर्ट नोट्स का वीडियो बना देता तो आपके ये जो चैप्टर है वो नोट्स में समझने में नहीं आता। तो किसी चीज़ को सबसे पहला मेरा टारगेट है कि आपकी अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, और आपने देखा भी होगा कि मैंने हर चैप्टर को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। तो याद रखना है, ये जो वीडियो है ये ऑफिशियल वेबसाइट से है। इसके बाद में SIQE का एक वीडियो और आएगा, उसमें मैं सारे जो नोट्स हैं जो आज हम पढ़ेंगे और जो कुछ भी इसमें नया अपडेट हुआ है वो सारी चीज़ें आज के इस अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं शामिल करूंगा। और इसको देखने के बाद जब आप हस्तलिखित नोट्स वाले उस वीडियो को देखेंगे और उसकी PDF प्राप्त करेंगे तो तुरंत आपका रिविज़न भी होगा और वो जो नोट्स हैं वो आपके समझ में भी आ जाएंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें मैटर भी थोड़ा ज़्यादा है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेस्ट प्रेपरेशन फॉर द फर्स्ट ग्रेड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलते हैं आज के इस चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। राजस्थान में हम बात करें तो शैक्षणिक जो संस्थाएँ होती है उसमें सर्वोच्च जो संस्था है वो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर है। तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था 1/5/2015, 1 मई 2015 को ये पत्र जारी किया गया था। तो इससे सीधा सा स्पष्ट है कि SIQE का जो प्रारंभ है वो सत्र 2015-16 में हुआ था।
नोट्स में मैं आपको अलग से भी मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया है कि नोट्स में सारी चीज़ें मैं शामिल करूंगा। यहाँ पर केवल हम ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या डाला गया था, क्या क्या निर्देश दिए गए थे, वही हमारा उद्देश्य है, ताकि हमारे SIQ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो 1/5/2015 को कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा ये पत्र जारी किया गया था और इस पत्र में जो चैप्टर हमारे सिलेबस में उसी के बारे में बताया गया था, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE, और यही हमारे सिलेबस में है, कार्यक्रम के संचालन हेतु दिशा निर्देश। तो इस जो 1/5/2015 को जो ये लेटर जारी किया गया था, ये आदेश जारी किया गया था, इसमें ये बताया गया था कि SIQE के कार्यक्रम के संचालन हेतु क्या क्या दिशा निर्देश हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा स्पीड से भी पढ़ने वाला हूँ क्योंकि पहले ही बता दिया है कि इसमें बहुत सारे आदेश जारी किए गए थे उसी समय 2015 में, और सारे जो आदेश हैं उसमें से हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो सारे आदेशों को मैंने यहाँ पर इकट्ठा किया है, तो सभी स्पीड से थोड़ा करेंगे तो ही हमारा जो वीडियो है थोड़ा छोटा बनेगा और कवर हो पाएगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि राज्य में संचालित समन्वित राजकीय उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय कक्षा 1 से 10 एवं कक्षा 1 से 12 तक में, कक्षा 1 से 5 तक में विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर उन्नयन के उद्देश्य से स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना का प्रारंभ किया गया। यानी सबसे पहले बिंदु में यही बताया गया है कि कौन सी कक्षाओं के लिए SIQE का प्रारंभ किया गया है। तो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए SIQE की जो योजना है, जो कार्यक्रम है, वो संचालित की गई थी। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि किन कक्षाओं के लिए योजना है। तो याद रखना है 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए ये योजना प्रारंभ की गई थी। किन विद्यालयों में की गई थी, उस समय की हम बात करें 2015 की, तो केवल उन्हीं विद्यालयों में की गई थी जो माध्यमिक थे या उच्च माध्यमिक थे, और वे उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय जिसमें 1 से 5 तक की कक्षाएं संचालित थी। तो कहने का मतलब है कि ऐसा कोई विद्यालय जो कक्षा 1 से 10 तक हो या फिर कक्षा 1 से 12 तक संचालित हो, उन्हीं विद्यालयों में प्रारंभ में ये योजना शुरू की गई थी। जो प्राथमिक और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय थे कक्षा 1 से 5 और कक्षा 1 से 8, उनमें इस योजना को प्रारंभ नहीं किया गया था। तो सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ से दो ही प्रश्न बनते हैं कि प्रारंभ में ये योजना माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में की गई थी और उन्हीं विद्यालयों में की गई थी जिसमें कक्षा 1 से 5 तक कक्षाएं संचालित थी। कक्षाओं की हम बात करें तो केवल कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए इस योजना को लागू किया गया था। तो यहाँ तक बात आपके क्लियर हो गई होगी कि कैसे विद्यालयों में और किन कक्षाओं के लिए इसको किया गया था। दूसरा हमारा बिंदु है परियोजना के उद्देश्य। तो किसी भी चीज़ को हम लागू करते हैं तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। तो इस योजना का हम उद्देश्य देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से इसके क्या उद्देश्य बताए गए थे। तो सबसे पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट का हम सब पॉइंट करेंगे तो एक पॉइंट में बताया गया है कि राज्य के समन्वित राजकीय उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों, ये हम समझ ही चुके हैं कि समन्वित का अर्थ है जिसमें कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं भी संचालित हों। ऐसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित करना। तो सबसे पहला उद्देश्य यही था कि ताकि विद्यार्थियों का जो गुणात्मक वृद्धि है उसका सुनिश्चित किया जा सके। दूसरा इसका उद्देश्य था बाल केंद्रित शिक्षण विधा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, CCP जिसको हम कहते हैं, तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसको हम CCE कहते हैं, कि समन्वित क्रियान्वयन द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम स्तर एवं उपलब्धि को सुनिश्चित करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है क्योंकि इस योजना के लागू होने से पहले 2015 से पहले एक तो बाल केंद्रित शिक्षण विधा और एक CCE कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो इन दोनों को कंबाइंड करके ही इस योजना के उद्देश्य प्राप्ति सुनिश्चित की गई थी कि वर्तमान में जो संचालित CCP है और CCE है, इनको ही कंबाइन करके और CCE के जो उद्देश्य, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनकी प्राप्ति की जा सके। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि किन किन चीज़ों को सम्मिलित करके और SIQE का प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा बाल केंद्रित शिक्षण विधा और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE को समन्वित करके और इस योजना का क्रियान्वयन किया गया था। तीसरा इसका उद्देश्य था
प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की ट्रांजिशन रेट में उच्चतम स्तर तक सुधार लाना, यानी उनकी जो सकर्मकता है, कार्य में उनका जो भागीदारी है, उसकी जो स्तर है उसमें सुधार लाया जा सके। यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसी पे मैं फोकस करूँगा और परीक्षा की दृष्टि से जो होगा वो मैं आपको बताते चलूँगा। नेक्स्ट उद्देश्य था विद्यालय में कक्षा 1 से 5 में नामांकित सभी विद्यार्थियों का उनकी आयु व कक्षा के अनुरूप शैक्षिक स्तर सुनिश्चित करना। कि इस योजना को जो उद्देश्य लागू करने का जो उद्देश्य था वो प्रमुख एक ये भी था कि कई बार क्या होता है कि बालक की जो उम्र है वो बढ़ जाती है और कक्षा के अनुरूप उसका जो मानसिक स्तर है वो होता नहीं है। कई बार देखते हैं कि बालक कक्षा 6 या 7 में पढ़ता है और ज्ञान की हम बात करें तो कक्षा 1 या 2 का ज्ञान भी उसका नहीं होता है। तो सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि उसकी आयु और कक्षा स्तर के अनुरूप उसका जो स्तर है उसको सुधारा जा सके। कौन सी कक्षाओं के लिए? 1 से 5 के लिए। विद्यालयों में बाल केंद्रित शिक्षण विधा के क्रियान्वयन के लिए सभी शिक्षकों का क्षमता वर्धन करना। और इस योजना का जो उद्देश्य न केवल बालकों की क्षमता का वृद्धि करना था बल्कि शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि करना भी इस योजना का उद्देश्य रखा गया था। विद्यालय प्राचार्य एवं प्रभारी प्रारंभिक शिक्षा को अकादमिक सहयोगकर्ता के रूप में तैयार करना था। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ भी एक प्रश्न बनता है कि SIQE के लिए अकादमिक सहयोगकर्ता के रूप में किसको तैयार करना उद्देश्य था? तो विद्यालय के प्राचार्य को और प्रभारी प्रारंभिक शिक्षा को, दोनों को ही अकादमिक सहयोगकर्ता के रूप में तैयार करना SIQE का उद्देश्य था। नेक्स्ट हमारा उद्देश्य है कि जिला शैक्षिक योजना के निर्माण, संचालन एवं समीक्षा हेतु जिला स्तर पर अकादमिक समूहों को तैयार करना और क्षमता वर्धन करना। तो यहाँ भी प्रश्न बनता है कि जिला शैक्षिक योजना के निर्माण, संचालन एवं समीक्षा हेतु जिला स्तर पर अकादमिक समूहों को तैयार करने के लिए कौन सी योजना या कौन से कार्यक्रम का संचालन प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर भी होगा SIQE का प्रारंभ किया गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इन 7 पॉइंटों में हमने इसके जो उद्देश्य हैं वो पढ़े हैं, जिसमें परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो है 1.6, 1.7 और 1.2 और 1.1। 1.1 को हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि ये किन कक्षाओं के लिए था? कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए था और उन्हीं विद्यालयों में था जो समन्वित हैं, यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है परियोजना का संचालन। यानी परियोजना, कोई भी हम योजना चालू करते हैं तो हमने उद्देश्य उसके देखे, अब उसका संचालन किस तरह से किया जाएगा, कौन इसका संचालन करेगा, क्या क्या कमेटियां होंगी, कौन व्यक्ति इसमें शामिल होंगे, उसके बारे में भी हम देखते हैं। परियोजना संचालन हेतु निम्न समितियों का गठन किया गया है। तो यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि SIQE के संचालन हेतु किन किन समितियों का गठन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2.1 में कि राज्य के शीर्ष निकाय के रूप में नीति निर्धारण के लिए प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी समिति का गठन आदेश परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। इसका मतलब है कि ये जो आदेश है वो भी मैंने इस वीडियो में शामिल किया गया, इसको विस्तृत रूप में भी हम पढ़ेंगे। तो 2.1 से प्रश्न बनता है कि SIQE के राज्य के शीर्ष निकाय के रूप में कौन सी समिति का गठन किया गया। तो हम देखते हैं कि हमने कोई भी जो स्कूल मैनेजमेंट के अंतर्गत कोई भी योजना पढ़ी है तो सबसे पहले जो योजना है वो राज्य स्तर से लागू होगी और उसकी एक कमेटी होगी, उसके बाद में जिला स्तर पर एक उसकी कमेटी होंगी, उसके अधिकारी होंगे, फिर ब्लॉक स्तर पर होंगे, फिर विद्यालय स्तर पर होंगे। इस तरह से मुख्य ये 4 स्तर होते हैं कोई भी प्रोग्राम स्कूल एजुकेशन में यदि निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ भी SIQE की हम बात करें तो राज्य स्तर पर जो कमेटी का गठन किया गया था, समिति का गठन किया गया था, उसका क्या नाम था? प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी। यहाँ से आपको यही नाम याद रखना है कि राज्य स्तर पर कौन सी समिति का गठन किया गया था। और आपने पढ़ भी लिया होगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और आपका 2-4 बार रिवीजन हो गया होगा, तो ये चीज़ें आप रिवीजन के तौर पे भी इनको मान सकते हैं। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि परियोजना गतिविधियों की नियमित क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए राज्य कार्यकारी समूह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेट वर्किंग ग्रुप, का गठन किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीति निर्धारण के लिए
हर शब्द पे आपको गौर करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है एक दो शब्द याद नहीं होने की वजह से हमारा प्रश्न गलत होता है। तो 2.1 में भी राज्य स्तरीय समिति की बात की गई है और 2.2 में भी राज्य स्तरीय समिति की बात की गई है। लेकिन पहली जो समिति है प्रोग्राम स्टीयरिंग समिति, वो नीति निर्धारण के लिए बनाई गई थी। तो आपको याद रखना है नीति निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर कौन सी समिति का गठन किया गया था, SIQE के लिए प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी। और नियमित क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए कि योजना नियमित रूप से चल रही है या नहीं चल रही है, इसके लिए राज्य स्तर पर कौन सी समिति या समूह का गठन किया गया था, तो वो नाम आपको याद रखना है राज्य कार्यकारी समूह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेट वर्किंग ग्रुप। तो दोनों ही पॉइंट से यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि परियोजना के शैक्षिक और तकनीकी पक्षों से संबंधित निर्णय लेने के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल अलग कार्य आ गया है कि शैक्षिक एवं तकनीकी पक्षों से संबंधित निर्णय लेने के लिए राज्य स्तर पर कौन से समूह का निर्माण किया गया है। तो उस समूह का नाम आपको याद रखना है, देखो हाईलाइट भी यहाँ पर किया गया है, राज्य शैक्षिक समूह के द्वारा। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि SIQE परियोजना के शैक्षिक एवं तकनीकी पक्षों से संबंधित निर्णय लेने के लिए राज्य स्तर पर कौन से समूह का निर्माण किया गया है। तो आपका आंसर होना चाहिए राज्य शैक्षिक समूह, स्टेट एकेडमिक ग्रुप। चौथे पॉइंट में बताया है कि जिला स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए जिला कोर ग्रुप का गठन किया गया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि राज्य स्तर पर 3 समूह हैं, तीनों के कार्य अलग अलग हैं। नीति निर्धारक का अलग है, क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए अलग है, शैक्षिक तकनीकी और पक्षों से संबंधित निर्णय लेने के लिए अलग ग्रुप है। जिला स्तर पर बात करें तो जिला स्तर पर दोनों कार्य इसी को दिए गए हैं, कार्यक्रम के क्रियान्वयन का कार्य भी इसी को दिया गया है और देख रेख का जो कार्य है वो भी जिला कोर ग्रुप को दिया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 4 समूह के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है। चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों से प्रश्न बनने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, क्योंकि नए टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछने के हमेशा चांसेज रहते हैं। इसीलिए मैंने वीडियो थोड़े लेट लेकर आया हूँ, लेकिन बिल्कुल सटीक और ऑफिशियल जानकारी के साथ मैं आपके साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। नेक्स्ट बिंदु की हम बात करते हैं कि परियोजना का क्रियान्वयन किस तरह से करना है। उद्देश्य हमने पढ़े हैं, समितियों का गठन हमने पढ़ लिया है, अब क्रियान्वयन देखते हैं। तो 3.1 में बताया गया कि परियोजना का जो संचालन है वो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा किया जाएगा। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो आप देख सकते हैं कि मैटर बड़ा है, लेकिन हर पॉइंट में यहाँ से प्रश्न बनता है कि SIQE परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा। दूसरा पॉइंट है शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का जो कार्य है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर के माध्यम से किया जाएगा। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि SIQE के लिए शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का जो कार्य किसके द्वारा किया जाता है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर के माध्यम से। और इसका क्या प्रमाण है कि ये कार्य इसी को दिए गए हैं, तो इसी वीडियो में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा जारी लेटर भी मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं, जो आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। तीसरा पॉइंट है समस्त अकादमिक कार्य SIERT उदयपुर राजस्थान द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि अकादमिक कार्य SIQE के समस्त अकादमिक कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, तो SIERT उदयपुर। चौथा पॉइंट है परियोजना का संचालन यूनिसेफ और बौद्ध शिक्षा समिति के तकनीकी समर्थन से किया जाएगा। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि SIQE परियोजना का संचालन किसके तकनीकी और समर्थन से किया जाएगा। तो यहाँ पर 2 संस्थाएं हैं, यूनिसेफ और बौद्ध शिक्षा समिति, दोनों के तकनीकी समर्थन से इस परियोजना का संचालन किया जाएगा। नेक्स्ट बिंदु है जिला स्तरीय संस्थानों को सहयोग देने के लिए यूनिसेफ एवं बौद्ध शिक्षा समिति जयपुर द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक जिले पर जिला समर्थन अध्येता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट फेलो, उपलब्ध करवाया जाएगा। DSF कार्यक्रम के नियोजन, क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के मुख्य सलाहकार के रूप में समर्थन प्रदान करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला स्तर की हम बात करें तो जिला स्तरीय संस्थानों को सहयोग देने के लिए वही 2 संस्थाएं जो ऊपर हमने पढ़ी है, यूनिसेफ और बौद्ध शिक्षा समिति जयपुर के द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक जिले पर जिला समर्थन अध्येता उपलब्ध करवाया जाएगा। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है
कि SIQE के अंतर्गत प्रत्येक जिले पर जिला समर्थन अध्येता किसके द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा? यूनिसेफ और बौद्ध शिक्षा समिति। तो सारे जो नोट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता ही चुका हूँ। जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ इसके सारे नोट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करवाऊँगा। यहाँ मैं जल्दी जल्दी इसका जो वाचन है वो कर लेता हूँ। नेक्स्ट बिंदु है परियोजना संचालन हेतु दिशा निर्देश। तो किस संस्था को, किस व्यक्ति को क्या निर्देश दिए गए थे, वो भी हम इसी वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो दिशा निर्देश हैं SIQE निर्देश के नाम से जाने जाएंगे और शैक्षिक सत्र 2015-16 से प्रभावी होंगे। तो ये स्टार्ट में अपन देख ही चुके हैं और यहाँ भी यही प्रश्न बनता है कि SIQE का संचालन कौन से सत्र से किया गया था? तो हमारा आंसर होगा 2015-16 से इसका संचालन किया गया था। और जो दिशा निर्देश हैं उनको किस नाम से जाना गया है? SIQE निर्देश के नाम से। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि निर्देशों को किस नाम से जाना जाएगा। तो सबसे पहले देखो क्या क्या निर्देश हैं। जिला कोर ग्रुप की बैठक प्रत्येक माह आवश्यक रूप से की जाएगी। ये भी नोट से है कि जिला कोर ग्रुप की बैठक माह में या कब कब आयोजित की जाएगी? तो प्रत्येक माह आवश्यक रूप से इसकी आयोजन किया जाएगा। SIQE परियोजना के लिए मार्गदर्शिका, पाठ्य सामग्री, मूल्यांकन विधा, नियमावली, आवश्यक अभिलेख, संधारण प्रपत्रों का प्रकाशन जिला स्तर पर किया जाएगा। ये भी पॉइंट है कि कौन से स्तर पर इनका प्रकाशन किया जाएगा? जिला स्तर पर। अतः समस्त सामग्री सत्रारंभ के पूर्व विद्यालयों में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए। अगला निर्देश है समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों में संचालित कक्षा 1 से 5 में शिक्षण कार्य, मूल्यांकन कार्य और अभिलेख संधारण परियोजना के दिशा निर्देश सुनिश्चित किए जाएंगे। तो विद्यालयों के क्या निर्देश हैं वो नेक्स्ट हम पॉइंट में पढ़ेंगे। तो यहाँ से अपन को 2 ही पॉइंट याद रखना है और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वर्तमान में ये जो योजना है वो समस्त विद्यालयों में संचालित है। ये जो ऑर्डर हम बात कर रहे हैं वो 2015 का ऑर्डर है। उस समय केवल उन्हीं विद्यालयों में ये योजना लागू की गई थी जो माध्यमिक थे और उच्च माध्यमिक थे, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक कक्षाएं संचालित थी। वर्तमान में समस्त वे विद्यालय जहां पर 1 से 5 कक्षाएं संचालित हैं, ये योजना लागू है। अब सबसे पहले निर्देशों में हम देखते हैं शिक्षकों के लिए क्या निर्देश होंगे। तो कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम को 4 टर्मों में विभक्त किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि SIQE के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम को कितने टर्मों में विभाजित किया जाता है? तो 4 टर्मों में। शिक्षण सत्र को 2 माह 15 दिनों के 4 टर्म में विभाजित किया गया है। यानी आप देखेंगे तो इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 8 माह और 15 चौक 60 डेज यानी 2 माह, तो 8 और 2 10 माह में इसको विभाजित किया जाता है। प्रथम टर्म की हम बात करें, सारे जो हैं वो प्रश्न बनने वाले पॉइंट है, इसीलिए मैंने अच्छी तरह अध्ययन करके और ऑफिशियल ये जो लेटर है, आदेश, इनको डाउनलोड करके पढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रथम टर्म की बात करें तो जुलाई से 15 सितंबर, तो आप देख सकते हैं 2 माह की बात करें तो जुलाई हो गया, अगस्त हो गया और 15 दिन सितंबर के हो गए। दूसरे टर्म की हम बात करें तो 16 सितंबर यानी फिर 15 डेज सितंबर के ले लिए और नेक्स्ट 2 महीने नवंबर तक ले लिए। तीसरे टर्म की हम बात करते हैं तो 1 दिसंबर से 15 फरवरी और चौथे टर्म की हम बात करते हैं 16 फरवरी से 30 अप्रैल। तो इस तरह से देख सकते हैं कि 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, कितने टर्म में विभाजित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 4 टर्म। एक टर्म में कितना समय रहता है? 2 माह 15 दिन। प्रथम टर्म का समय क्या है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है, चौथे का क्या है। नेक्स्ट निर्देश है प्रत्येक टर्म अधिगम लक्ष्य आगे 4 भागों खंडों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक भाग पर कार्य करने के लिए लगभग 2 माह 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है। अपेक्षा यह है कि 2.5 माह की अवधि में एक भाग को पूरा करने के लिए लगभग 55 से 60 कार्य दिवस उपलब्ध हो सकेंगे। उसी बात को सरल भाषा में समझाया गया है कि 4 भागों में विभाजित किया है और एक भाग का वही समय बताया 2 माह 15 दिन। तो दिनों की हम बात करें तो छुट्टियां निकाल के, अवकाश निकाल के इसमें कितने डेज हमारे शेष रहते हैं? 15 से 60 डेज इसमें हमारे पास शेष रहते हैं। नेक्स्ट निर्देश है यह टर्म अवधि एक तरह से एक योगात्मक आकलन की अवधि भी है। हर टर्म की समाप्ति के बाद एक योगात्मक आकलन करना होगा। तो 4 टर्म है तो हर टर्म के समाप्ति पर क्या किया जाएगा कि योगात्मक आकलन किया जाएगा, जिसके बाद आगामी टर्म के उद्देश्य निर्धारित कर पहले की तरह ही कार्य करना होगा। तो पहले टर्म का आयोजन करेंगे और छात्रों की प्रगति को हम रिकॉर्ड करेंगे और उसके आधार पर हम नेक्स्ट टर्म निर्धारित करेंगे, उसके उद्देश्य निर्धारित करते हैं। अगला निर्देश है हर टर्म में 2 बार रचनात्मक आकलन करना प्रस्तावित है।
तो यहाँ भी आपके प्रश्न बनता है कि एक टर्म में कितने रचनात्मक आकलन प्रस्तावित हैं? दो रचनात्मक आकलन एवं एक योगात्मक के बाद बच्चों के साथ टर्म में रही कमजोरी पर उपचारात्मक शिक्षण कार्य करना प्रस्तावित है। और यही इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि जो बालक हैं उनके जो स्तर है उसका आकलन किया जा सके और उसमें स्तर के अनुसार उनका उपचारात्मक शिक्षण करवाया जा सके। नेक्स्ट बिंदु है शिक्षक योजनानुसार निर्धारित टर्म के भाग खंड 1 पर शिक्षण करते हुए अवलोकन, अभिलेख, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो, होमवर्क, कार्यपत्रक, बातचीत एवं प्रोजेक्ट गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण एवं अधिगम का सतत आकलन करें। और टर्म में किन किन चीज़ों से हमें आकलन करना है? सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड में संचारित की जाती है वो कौन कौन सी है? अवलोकन, अभिलेख है, चेकलिस्ट है, पोर्टफोलियो है, होमवर्क है, कार्यपत्रक है और प्रोजेक्ट गतिविधियों के माध्यम से ये जो शिक्षण है ये हमें करवाना होता है। नेक्स्ट, शिक्षकों के लिए निर्देश में शामिल किया गया निर्देश है आकलन प्रक्रिया में बच्चों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिणामों के बारे में निरंतर प्राप्त हो रही सूचनाओं के आधार पर बच्चों के समूह और उपसमूह हेतु शिक्षण पाक्षिक योजना बनाई जाए। तो इसमें योजना जो बनाई जाती है वो पाक्षिक योजना बनाई जाती है। तो इन निर्देशों से यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो कूट चयन वाला ये प्रश्न यहाँ से बनता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को पढ़ना आवश्यक है कि शिक्षकों के लिए निम्न में से कौन से उद्देश्य हैं या कौन से नहीं हैं। नेक्स्ट है कि पाक्षिक योजना के अनुसार किए जाने वाले कार्य के दौरान किए गए आकलन के आधार पर समीक्षा करते हुए योजना में आवश्यकतानुसार मध्यवर्ती परिवर्तन करें, जिसे समीक्षा के साथ दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। तो पाक्षिक योजना आप बना रहे हैं तो उसमें जो आपने जो टर्म के अनुसार जो आकलन किया है उसको आधार मानते हुए समीक्षा कर ही पाक्षिक योजना आपको बनानी होगी। इस प्रक्रिया से कार्य करते हुए पाठ्यक्रम के प्रथम टर्म 1 का कार्य 2 माह में संपन्न किया जाए। तो ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि 2 माह में एक टर्म का कार्य हमें संपन्न करना है। इस अवधि में किए गए सतत आकलन के आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के संबंध में प्रथम योगात्मक मूल्यांकन किया जाए। सभी विद्यार्थियों के योगात्मक मूल्यांकन को दर्ज करने का कार्य 10 से 20 सितंबर के मध्य सुनिश्चित किया जाए। तो आपने देखा होगा कि जो प्रथम टर्म है उसका समय रखा गया था जुलाई, अगस्त और 15 दिन सितंबर यानी 15 सितंबर तक। तो प्रथम जो योगात्मक मूल्यांकन है उसका जो दर्ज करने का कार्य है वो भी हमें कब से कब करना है? 10 से 20 सितंबर के मध्य करना है। इसी प्रकार आगामी 2 माह में टर्म 2 पर कार्य करते हुए निर्धारित अवधि 20 से 30 नवंबर में प्रत्येक विद्यार्थी का द्वितीय योगात्मक मूल्यांकन दर्ज किया जाए। तो लास्ट के जो 15 दिन रखे गए हैं उस 15 दिनों के 5 दिन और 5 नेक्स्ट जो हमारा टर्म है उसके मिलाकर के हमें 10 दिन का समय रखना है योगात्मक मूल्यांकन के लिए। तो जिस तरह से 4 टर्म में इसको विभाजित किया गया है तो कितने योगात्मक मूल्यांकन होंगे? तो 4 ही हमारे योगात्मक मूल्यांकन हमें करना है। टर्म के अंत में दिए गए विषय विशेष के संदर्भ में उच्च स्तरीय कौशल सूचकों को उसी अवधि के दौरान चेक लिस्ट में बच्चों की निरंतर हो रही प्रगति के आधार पर दर्शाया जाएगा। क्या क्या प्रगति रही उसको जो भी आपके पास रिकॉर्ड दिया जाता है चेक लिस्ट वगैरह उसमें संधारित करना है। इस प्रक्रिया से 5 माह की अवधि में कार्य संपन्न करते हुए 2 योगात्मक मूल्यांकन संपन्न होंगे। तो एक योगात्मक मूल्यांकन में 2.5 माह का समय, तो 2 में कितना हो गया? 5 माह। इसी तरह आगामी 5 माह में दिसंबर से अप्रैल तक अगली 2 टर्मों पर शिक्षण कार्य और सतत व्यापक मूल्यांकन हमें करना है। तो चारों हमें एक ही तरह से करना है, सेम प्रोसेस रहेगी। नेक्स्ट है कि तृतीय योगात्मक मूल्यांकन 10 से 20 फरवरी, चतुर्थ योगात्मक मूल्यांकन 15 से 25 फरवरी। बच्चों की प्रगति को फॉर्मेटिव और समेटिव फॉर्मेट में दर्ज करने के लिए ग्रेड दिया जाना तय किया गया है। इसका आधार इस प्रकार से है। तो इनकी जो प्रगति है वो ग्रेडिंग में हमें शो करनी है। तो क्या क्या उनका आधार रखा गया है? ए का मतलब है स्वतंत्र रूप से बालक कर लेता है और आगामी स्तर पर इसको भेजा जा सकता है। बी का मतलब है शिक्षक की मदद से बालक कर पा रहा है और ये मध्यम स्तर का बालक है। और सी का मतलब है कि विशेष मदद की आवश्यकता है और अभी आरंभिक स्तर पर ही ये बालक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनने के चांस है कि ए का क्या तात्पर्य है, बी का क्या तात्पर्य है और सी का क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट है शिक्षक प्रधानाचार्य के निर्देशानुसार विद्यालय स्तरीय समीक्षा बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें और बैठक में अपने प्रश्नों, चुनौतियों व आवश्यकताओं को लिखित में प्रधानाचार्य को अवगत कराएं। प्रधानाचार्य के निर्देशानुसार विषयवार कार्यशालाओं में भागीदारी सुनिश्चित करें। पाठ्यक्रम, शिक्षण विधा, मूल्यांकन के तरीके और उपकरणों तथा सामग्री संधारण के संबंध में किसी भी प्रकार की समझ बनाने के लिए यथाशीघ्र सक्षम अधिकारी के संपर्क में करें। तो ये शिक्षकों की आ रही बाधाओं के लिए दिए गए पॉइंट है।
कि यदि उसमें कोई चुनौती आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर उसका जो सलाहकार होगा, जो निर्देश देने वाला होगा विद्यालय स्तर पर, वो प्रधानाचार्य होगा। उसकी मदद से उसके आदेश अनुसार शिक्षक को कार्य करना होगा। अब है प्रधानाचार्य हेतु दिशा निर्देश। विद्यालय स्तर पर प्राथमिक कक्षाओं के लिए विषयवार शिक्षकों की व्यवस्था करना। तो ऊपर हमने देखा था कि हर टर्म के लिए विषय के अनुसार शिक्षक इन टर्म का आयोजन करवाएंगे, तो उन शिक्षकों की व्यवस्था कौन करेगा? विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य। गुणवत्ता से संबंधित राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के लिए कक्षा 1 से 5 में एक शिक्षक एक विषय का ही अध्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करे। और SIQE के अंतर्गत आपको ये भी ध्यान रखना है प्रधानाचार्य को कि एक विषय का अध्ययन एक ही अध्यापक करवाए। ऐसा नहीं हो कि एक ही अध्यापक 2 विषय का अध्ययन वहाँ पर करवाता हो। दूसरा निर्देश है विद्यालय में गतिविधि आधारित कार्यक्रम तथा व्यापक एवं सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया के अनुसार कक्षा प्रक्रिया को सुनिश्चित करना। तो वो देखे कि यहाँ पर गतिविधि आधारित शिक्षण हो और व्यापक और सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया के अनुसार ही कक्षा की प्रक्रिया वहाँ पर चालू हो। प्रधानाचार्य शिक्षकों का उत्साहवर्धन करे और उन्हें समय समय पर बताते रहें कि विद्यालय प्रशासन उनके सहयोग के लिए सदैव तत्पर है। तो यहाँ पर जो शिक्षकों को मोटिवेट करने का, उनका उत्साहवर्धन करने का जो दायित्व है वो भी प्रधानाचार्य का होगा। प्रधानाचार्य नियमित रूप से कक्षा अवलोकन करे, प्रथम दृष्टया बच्चों के शैक्षिक प्रगति और शिक्षण प्रक्रिया को देखे। तभी हम SIQ के सफलता का जो निर्णय है वो सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि जब तक अधिकारी अवलोकन नहीं करता है तो कार्य में शिथिलता रहती है। तो समय समय पर प्रधानाचार्य के द्वारा इसका अवलोकन किया जाए। अवलोकन के पश्चात ही प्रधानाचार्य नियमित रूप से प्रत्येक कक्षा के शिक्षक से पृथक पृथक एवं सामूहिक संवाद कर उनसे बातचीत करे और समझे कि कक्षा में शिक्षण की प्रक्रिया और बच्चों के शैक्षिक स्तर में प्रगति की क्या स्थिति है। तो बिल्कुल आसान पॉइंट है जो आपके समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट है प्रधानाचार्य यहाँ स्पष्ट समझ लें कि गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एवं सतत मूल्यांकन प्रक्रिया संचालित करने का अर्थ फॉर्मेट भरना नहीं है। बच्चों की शैक्षिक प्रगति प्रथम एवं अंतिम उद्देश्य है। तो योजना का उद्देश्य भी यही है कि बच्चों की शैक्षिक प्रगति हो, यही उसका अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। अतः कक्षा अवलोकन में पहले कक्ष में सीखने सिखाने की प्रक्रिया का वातावरण, बच्चों की भागीदारी तथा उनकी शैक्षिक प्रगति का अवलोकन करें। उसके बाद यह देखें कि शिक्षक ने क्या तैयारी की थी। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि प्रधानाचार्य का केवल कागजों को देखना उद्देश्य नहीं है, क्योंकि कागजों में तो हर कोई अच्छी प्रगति वहाँ पर प्रस्तुत करता है। तो पहला उद्देश्य कि कक्षा में जाकर के बच्चों के स्तर को देखें और फिर बाद में शिक्षकों की क्या तैयारी है, उन्होंने क्या कागजी पूर्ति की है, वो चीज़ें उनको बाद में देखनी चाहिए। बच्चों की प्रगति को पाठ्यक्रम के अनुरूप सही दर्ज किया गया है कि नहीं किया गया है। बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण योजना में बच्चों के शैक्षिक स्तर तथा पाठ्य स्तर के अनुरूप गतिविधियां शामिल की गई है या नहीं की गई है। तो सारी चीज़ों का प्रधानाचार्य को ध्यान रखना चाहिए। प्रधानाचार्य प्रत्येक माह कम से कम एक बार कक्षा 1 से 5 में शिक्षण करवाने वाले सभी शिक्षकों के साथ औपचारिक बैठक करे एवं कार्य प्रगति की समीक्षा करे। शिक्षकों को शिक्षण कार्य के दौरान अनेक तरह की चुनौतियां आती हैं तथा प्रतिदिन नवीन अनुभव मिलते हैं। अतः आवश्यक है कि शिक्षक को नियमित रूप से सहयोग एवं समीक्षा का अवसर प्रदान करे। प्रधानाचार्य सुनिश्चित करे कि प्रत्येक शिक्षक प्रति माह होने वाली क्लस्टर स्तर पर होने वाली विषयवार मासिक कार्यशाला में भी भाग लें। तो जो क्लस्टर स्तर है उस पर प्रधानाचार्य भाग लें और शिक्षकों के सामने जो समस्याएं आ रही है वहाँ पर उनको बताएं और उनका संशोधन वहाँ से प्राप्त करें। नेक्स्ट जो निर्देश हैं, प्रधानाचार्य शिक्षकों से संवाद करें, सुनिश्चित करें कि मासिक कार्यशाला में जाने वाले शिक्षक कार्यशाला के लिए तैयारी करके जाएं। इसके लिए शिक्षकों के पास अपने प्रश्न एवं अनुभव होने चाहिए। शिक्षक कार्यशाला में कम से कम 2 या 3 बच्चों के संबंधित विषय की समस्त सामग्री लेकर के जाए। तो जो क्लस्टर स्तर पर जो मासिक बैठक होती है उसमें जो शिक्षक जा रहा है वो तैयारी के साथ जाएं और अपने साथ 1 या 2 बच्चों के संबंधित जो सामग्री है, जो रिपोर्ट है प्रोग्रेसिव, वो भी साथ लेकर के वहाँ पर उपस्थित हों। प्रधानाचार्य सुनिश्चित करें कि कक्षा 1 से 5 तक गतिविधि आधारित शिक्षण और व्यापक एवं सतत मूल्यांकन प्रक्रिया लागू करने के लिए आवश्यक सामग्री स्टेशनरी शिक्षक के पास उपलब्ध है या नहीं है एवं उस सामग्री का समुचित उपयोग कक्षा में किया जा रहा है या फिर नहीं है। तो सामग्री को देखें और सामग्री यदि उपलब्ध है तो उसका उचित प्रयोग शिक्षक के द्वारा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये भी समस्त जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होनी चाहिए।
प्रधानाचार्य सुनिश्चित करें कि यदि उनके विद्यालय के कोई शिक्षक या शिक्षिका क्लस्टर स्तर पर होने वाली विषयवार कार्यशाला में दक्ष प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो वे नियमित रूप से प्रशिक्षिका का कार्य करने के लिए उपलब्ध हों, और जब वे प्रशिक्षण के कार्य के लिए बाहर हों तो विद्यालय के अन्य शिक्षक उनके कक्षाओं में शिक्षण का कार्य तय योजना के अनुसार करवा रहे हों। तो ऊपर हमने पढ़ा था कि क्लस्टर स्तर पर एक कार्यशाला आयोजित होती है और उसमें एक ट्रेनिंग देने वाला अध्यापक होता है। तो यदि जो प्रधानाचार्य है उसी विद्यालय का कोई टीचर वहाँ पर ट्रेनर बनकर गया है तो ये सुनिश्चित करें कि उसकी जगह दूसरे अध्यापक की व्यवस्था की जाए ताकि उसके विषय का जो शिक्षण वो प्रभावित नहीं हो। कई बार क्या होता है, कई शिक्षक हैं जो अन्यत्र उनकी ड्यूटी लग जाती है और जिस विषय को वो पढ़ाते हैं वो अधूरा चलते रहता है और उससे बहुत सारा बच्चों का नुकसान होता है। तो ये भी प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी है कि उसके स्थान पर संबंधित विषय के दूसरे अध्यापक की वो व्यवस्था करे। नेक्स्ट बिंदु है प्रधानाचार्य शिक्षकों के प्रश्नों एवं चुनौतियों से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को समय समय पर लिखित में अवगत कराएं। विद्यालय में गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एवं सतत मूल्यांकन प्रक्रिया के संचालन में आने वाली प्रशासनिक चुनौतियों के संबंध में जिला स्तरीय समन्वयन समिति के लिखित में अवगत करवाना सुनिश्चित करें। प्रधानाचार्य सुनिश्चित करें कि यदि उनके विद्यालय में किसी शिक्षक द्वारा गतिविधि आधारित शिक्षण व्यापक एवं सतत मूल्यांकन प्रक्रिया का श्रेष्ठ संचालन किया जा रहा है एवं बच्चों का शैक्षिक स्तर पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख चुके हैं कि ये हमारे प्रधानाचार्य के जितने भी जो दायित्व थे वो यहाँ पर हमने देखे हैं। अब ऊपर हमने देखा था कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का भी SIQE में बहुत बड़ा योगदान है, रोल है। तो नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जारी आदेशों के हैं और इन आदेशों में यही बताया गया है कि SIQ का सफलतम संचालन किस तरह से किया जा सकता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आदेश हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्य के समस्त समन्वित राजकीय और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 और 12 तक संचालित कक्षा 1 से 5 में गुणवत्ता शिक्षण एवं विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ये चीज़ हम पढ़ ही चुके हैं। जो निदेशालय के द्वारा जो आदेश था उसमें ये कौन से क्लास के लिए और कौन से विद्यालयों के लिए है। तो ये जो आदेश है वो क्यों जारी किया गया था, तो आगे हम देखते हैं कि इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद और निदेशालय माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त SIERT यूनिसेफ एवं बौद्ध शिक्षा समिति के मध्य एक MOU साइन किया गया है। MOU के तहत नीति निर्धारण के उद्देश्य से एक परियोजना परिचालन समिति जिसको हम प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। इस समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे। तो पिछले वाले वीडियोज में हम पढ़ भी चुके हैं कि राज्य स्तर पर कौन कौन सी समितियाँ होंगी, कौन कौन से समूह होंगे। तो वो पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमने यहाँ पर समूह पढ़े थे। तो यहाँ पर केवल हमने समूह की जानकारी प्राप्त करी थी, नाम यहाँ पर पढ़े थे। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि इसमें कितने सदस्य होंगे और इसके सदस्य कौन होंगे, इसका अध्यक्ष कौन होगा, वो चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर पर आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर इसका अध्यक्ष होगा। तो यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि SIQ के संचालन के लिए राज्य स्तर पर जो कमेटी है प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी, उसका अध्यक्ष कौन होगा? आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर। विशेष आमंत्रित सदस्य कौन होगा? प्रतिनिधि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर। परियोजना समन्वयक कौन होगा? अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। सदस्य सचिव कौन होगा? निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। तो निदेशक जो है माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर वो चौथे स्थान पर आता है इस योजना में। इस समिति में उसको सदस्य सचिव के नाम से संबोधित किया जाता है। परियोजना का परामर्शक कौन होगा? निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। परियोजना परामर्शक दूसरा कौन होगा? प्रतिनिधि यूनिसेफ। परियोजना परामर्शक तीसरा कौन होगा? निदेशक बौद्ध शिक्षा समिति। तो जो प्रमुख जो 4 समितियां हैं जिनके सहयोग से SIQE का संचालन किया जा रहा है वो इस योजना के परामर्शक होंगे। और आमंत्रित सदस्य कौन होगा? जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, रोटेशन से कोई 3। तो कोई 3 यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी इसमें आमंत्रित सदस्य होंगे। तो यहाँ से इस आदेश को शामिल करने का इस वीडियो में यही उद्देश्य है
कि जितनी भी जो समितियां हैं जो SIQE के लिए कार्य कर रही हैं उसमें अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य सचिव कौन होगा, ये सारी जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए। परियोजना के सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी नीतिगत निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी कौन, ये जो प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी है। परियोजना क्रियान्वयन को योजना के अनुमोदन के लिए अधिकृत होगी। परियोजना के सतत और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक रूप से अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही भी यही कमेटी करेगी। परियोजना के क्रियान्वयन की राज्य कार्यकारी समूह एवं राज्य शैक्षिक समूह की रिपोर्ट संस्तुतियों के आधार पर नियमित समीक्षा करेगी और योजना के आवश्यक बदलाव हेतु अधिकृत होगी कौन, प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित कार्य किसके हैं, तो कोई एक कार्य देकर भी समिति का नाम आपको पूछ सकता है। तो ये इसके कार्य हैं। परियोजना परिचालन समिति के रूप में परियोजना के सुचारण एवं सफल संचालन के लिए आवश्यक उप समितियों कार्य समूह का समय समय पर गठन भी यही समिति करेगी। परियोजना की समीक्षा कर परियोजना में आवश्यकतानुसार तकनीकी परिवर्तन करने के लिए अधिकृत होगी। परियोजना की समीक्षा एवं परिणामों के आधार पर राज्य सरकार को नियमित रूप से सूचना देने के लिए अधिकृत होगी एवं MOU के सभी सहभागियों को बौद्ध शिक्षा समिति, निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद राजस्थान जयपुर सभी सहभागियों को राज्य सरकार के दृष्टिकोण से अवगत करवाएगी और परियोजना की समीक्षा प्रगति के आधार पर MOU की अवधि और कार्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए अधिकृत होगी। ये दूसरा आदेश है जिसमें ऊपर वही बातें हैं कि कौन सी कक्षाओं के लिए कौन से विद्यालयों में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से यहाँ पर संगठन की बात की है, तो यहाँ पर राज्य कार्यकारी समूह का गठन किया जाता है। तो ये भी हमने पीछे वाले पॉइंट में पढ़ा था कि इसका कार्य क्या होता है, वो हम डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ पर अध्यक्ष इनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होगा। अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर इसका अध्यक्ष होगा। उप निदेशक क्वालिटी एवं प्रशिक्षण राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद इसका सदस्य सचिव होगा और ये 5 इसके सदस्य होंगे। कौन कौन, उप निदेशक निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, मनोनीत प्रतिनिधि निदेशक SIERT उदयपुर, प्रतिनिधि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर, प्रतिनिधि यूनिसेफ जयपुर, प्रतिनिधि बौद्ध शिक्षा समिति कूकस जयपुर, ये इसके सदस्य होंगे। और विशेष आमंत्रित सदस्य कौन होगा, ये उस समय के अधिकारी हैं, इनको आपको याद नहीं करना है, केवल यहीं तक इसको याद रखना है कि ये सदस्य होते हैं और ये इसके अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके कार्य क्या क्या हैं। स्टेट वर्किंग ग्रुप परियोजना की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का प्रबंधन परियोजना परिचालन समिति के निर्देशानुसार करेगा। तो पहले जो हमने समिति पढ़ी थी प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी, वो इसके ऊपर मानी जाएगी और उसी के निर्देश अनुसार ये जो समूह है राज्य कार्यकारी समूह वो कार्य करेगा। तो राज्य कार्यकारी समूह के कार्यों की हम बात करते हैं। स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं, PDF भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो सबसे पहला कार्य है कि परियोजना के सभी सहयोगी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए अधिकृत होगी। तो समन्वय स्थापित कौन करेगा, राज्य कार्यकारी समूह करेगा। दूसरा इसका कार्य है परियोजना के क्रम में प्रत्येक स्तर पर नीति निर्धारण एवं निर्णय लेने में परियोजना परिचालन समिति को समर्थन देगा। जो फर्स्ट जो कमेटी थी उसको समर्थन भी कौन देगा, राज्य कार्यकारी समूह इसको समर्थन देगा। राज्य परियोजना समिति द्वारा लिए गए निर्णय के क्रियान्वयन दायित्व राज्य सरकार का कार्यकारी समूह का ही होगा। परियोजना हेतु पाठ्य सामग्री, अभिलेखों के प्रारूप, शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री आदि का राज्य शैक्षिक समूह की संस्तुति के आधार पर अनुमोदन कर परियोजना परिचालन समिति को प्रेषित करने हेतु अधिकारित भी कौन होगा, राज्य कार्यकारी समूह है। तो ये सारे जो कार्य हैं वो आपको जो कूट चयन वाले प्रश्न हैं उसमें आपको याद रखना है कि राज्य कार्यकारी समूह के सदस्य अध्यक्ष कौन है और इसका सदस्य सचिव कौन है, इसके क्या क्या कार्य हैं। तीसरे हम ग्रुप की बात करते हैं। ये तीसरा आदेश है, तो वो आप देख सकते हैं वही 2015 अप्रैल में ये आदेश प्रसारित किए गए थे लगातार। तो इसमें हम बात करते हैं राज्य शैक्षिक समूह की। ये तीसरा हमारा समूह है SIQ के संचालन का सहयोगी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेट एकेडमिक ग्रुप। इनके अध्यक्ष और सचिवों की यदि हम बात करते हैं तो इसका अध्यक्ष कौन होगा, निदेशक SIERT उदयपुर इसका अध्यक्ष होगा। सदस्य सचिव की हम बात करें तो उप निदेशक प्रशिक्षण एवं क्वालिटी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर इसका सदस्य सचिव होगा।
और 2 इसके सदस्य होंगे यूनिसेफ और निदेशक प्रतिनिधि बौद्ध शिक्षा समिति। तो ये जो इसकी सहयोगी जो संस्थाएं हैं ये इसके सदस्य होंगे। आमंत्रित सदस्य हैं वो बदलते रहते हैं, इसको आपको स्किप करना है। ये इसके कार्य हैं कि ये क्या क्या कार्य करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। कि परियोजना से जुड़े शैक्षिक तकनीकी आयामों में नेतृत्व प्रदान करने के लिए अधिकृत होगी। तो नेतृत्व प्रदान करना इसका मुख्य कार्य होगा। परियोजना के समस्त शैक्षिक तकनीकी दस्तावेजों को तैयार करना, प्रमाणित करना एवं परियोजना परिचालन समिति के अनुमोदन के लिए संस्तुति देने के लिए अधिकृत होगा। परियोजना के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण, पाठ्य सामग्री आदि का निर्माण, समीक्षा एवं अनुमोदन के पश्चात परियोजना परिचालन समिति के अग्रेसित करने के लिए अधिकृत होगा। तो ये इसके कार्य हैं जो आपको यहाँ पर 2 बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऊपर वाले का। और आगे हम देखते हैं कि ये फिर एक आदेश प्रसारित किया गया था और ये आदेश था कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा। राज्य के समस्त वही भाषा है किन विद्यालयों में होगी, समन्वित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में। कौन सी कक्षाओं के लिए होगी, 1 से 5 के लिए। क्या उद्देश्य होगा, गुणवत्ता शिक्षण और विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु। इसमें बात की गई है कि इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं निदेशालय माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त SIERT, यूनिसेफ एवं बौद्ध शिक्षा समिति के मध्य एक MOU किया गया है। MOU के तहत प्रत्येक जिले के परियोजना के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए जिलों की कोर ग्रुप का गठन किया गया। तो ये चौथा हमारा समूह हमने पढ़ा था, जिला कोर ग्रुप। तो जिला कोर ग्रुप के गठन का जो आदेश है वो किसके द्वारा दिया गया था, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर। 3 समितियों का जो गठन का जो आदेश था वो किसके द्वारा दिया गया था, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा। तो और किस किस के सहयोग से SIQ का संचालन किया जा रहा है वो भी यहाँ से स्पष्ट आपको हाईलाइट अक्षरों में बताया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, SIERT उदयपुर, यूनिसेफ और बौद्ध शिक्षा समिति। तो जिला स्तर पर जो कोर ग्रुप गठन किया जाएगा उसका अध्यक्ष कौन होगा ये भी आपको याद रखना है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा प्रथम इसका अध्यक्ष होगा। 4 सदस्य होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा इसका सदस्य होगा। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा द्वितीय इसका सदस्य होगा। उन जिलों पर लागू जहां 2 जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय हैं, ये उसी के लिए है, यदि नहीं है तो ये इसके सदस्य नहीं होंगे। प्रधानाचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जो डाइट है वो इसका सदस्य होगा। और कार्यक्रम अधिकारी प्रशिक्षण एवं क्वालिटी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद इसका सदस्य होगा। और सदस्य सचिव कौन होगा, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद इसका सदस्य सचिव होगा। तो प्रत्येक जिले पर जो जिला कोर ग्रुप होगा उसके सदस्यों की हम बात करें, अध्यक्ष, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। कार्यों की हम बात करते हैं तो इसके निम्नलिखित कार्य हैं। जिले में परियोजना की प्रत्येक गतिविधि का संचालन, प्रबोधन एवं समर्थन करेगा जिला कोर ग्रुप। समन्वित विद्यालयों में वर्तमान में समस्त विद्यालयों में गतिविधियों का समय समय पर आयोजन करवाएगा, अभिलेखों का संधारण करवाएगा, डेटा का संकलन करेगा और रिपोर्ट तैयार करने की सुनिश्चित करेगा। शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन एवं फील्ड विजिट के दौरान प्रशिक्षण का कक्षों में जो अभ्यास है वो सुनिश्चित करेगा। जिला कोर ग्रुप की बैठक प्रत्येक माह आवश्यक रूप से की जाएगी। तो यहाँ तक आपने देखा होगा कि सारे जो ग्रुप हैं उसके अध्यक्ष, सदस्य, उसके जो सदस्य सचिव, सारी चीज़ें हमने देखी है, उनके कार्य देखे हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं डाइट के लिए दिशा निर्देश। इसकी मैं PDF आपको उपलब्ध करवा दूंगा क्योंकि इसको भी हम पढ़ने बैठेंगे तो हमारा जो वीडियो है बहुत ही लंबा आज का वीडियो हो जाएगा। तो सारी जो PDF है जो आज हमने पढ़ी है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। मुख्य मुख्य जो चीज़ें हैं वो मैंने अपनी भाषा में आपको समझाया है। और फिर मैं आपको बता दूं कि इसके जो नोट्स हैं वो नेक्स्ट जो वीडियो होगा, कल हमारा जो इसका वीडियो होगा उसमें मेरे हस्तलिखित जो नोट्स हैं, जैसे हर चैप्टर मैंने आपको बताया है, इसी मैटर में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके साथ मैं आपको अगले वीडियो के साथ मिलने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।